मुस्लिम लॉ में तलाक का तरीका हिंदू लॉ से बिल्कुल अलग। एक तरफ जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो एक हिंदू विवाहित दंपति को तलाक लेने के लिए कोर्ट के अंदर आवेदन करना जरूरी है। वो कोर्ट के बाहर एक दूसरे से तलाक ले और दे नहीं सकते, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ में ऐसा पॉसिबल है कि बिना कोर्ट जाए भी एक मुस्लिम कपल तलाक ले सकते हैं और तलाक दे भी सकते हैं। एक तरफ जहां हस्बैंड का ये राइट है कि वो 3 तलाक एक एक वक्त के गैप पर अगर अपनी बीवी को लिखकर बोलकर या तलाकनामे के तहत अगर वो अपनी बीवी को दे देता है तो तलाक हो जाती है। हस्बैंड तलाक हसन किस तरीके से दे सकता है, तलाक एहसन आपका प्रोसीजर क्या है और तलाकुल बिदत क्या है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। इन्हीं सब वीडियोस के बीच में मेरी फीमेल व्यूअर्स ने मुझे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करी कमेंट बॉक्स में जाकर कि ऐसी भी वीडियो बनाइए कि अगर किसी हस्बैंड ने, शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी है कोई भी एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए, चाहे वो तलाक हसन हो या तलाक एहसन हो, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ को क्या करना चाहिए। मेरी फीमेल व्यूवर्स ने जो सवाल मुझसे पूछे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से मैंने 6 या 7 सवाल शॉर्टलिस्ट किए हैं जो वन बाय वन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले वो सवाल क्या है मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूं। वो सवाल मैंने नोट डाउन किए हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोटिस रिसीव करें या ना करें, इस पर रिप्लाई करिए। नोटिस रिसीव करने के बाद क्या करें? क्या नोटिस रिसीव करने के बाद तलाक हो जाएगा या नहीं होगा? क्या नोटिस का रिप्लाई दें या नहीं दें? नोटिस अगर आ गया है, रिसीव कर लिया है, तो क्या उसमें रिकंसिलिएशन या कि दोबारा से समझौते की कोई गुंजाइश होती है या नहीं होती? कानूनी समाधान क्या है? लीगल रेमेडीज क्या है? किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जिसमें तलाक दी जाता है उसके अंदर वन टाइम सेटलमेंट कैसे होगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि नोटिस रिसीव करना है या नहीं करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर एनी हाउ किसी भी फीमेल व्यूअर को ये पता लग जाता है, किसी भी लेडी को ये पता लग जाता है कि जो नोटिस आ रहा है वो तलाक का ही नोटिस है और उसे रिसीव करना है नहीं करना, तो यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि किसी भी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं होता है। आज आप नोटिस अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है फिर वो 1 महीने बाद आपके पास आ जाए, किसी और माध्यम से आपको नोटिस भेज दिया जाए। जैसे कि भारतीय डाक के अलावा नोटिस भेजने का प्रावधान व्हाट्सएप पर से भी है और ईमेल से भी है। अगर कोई हस्बैंड आपको डाक के जरिए भी भेज रहा है और पीडीएफ बनाकर उसने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आपको भेज दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर तलाक का नोटिस सर्व हो जाता है और एक तलाक कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए पहला जो सवाल है कि नोटिस रिसीव करना है या नहीं करना, इसका एक जवाब मैं दूंगा कि आपको नोटिस रिसीव करना चाहिए और नोटिस रिसीव करने के बाद उस समस्या से लड़ने की आपको तैयारी करनी चाहिए। अपने किसी एक परफेक्ट एडवोकेट से आप मिलिए जो उन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का एक्सपर्ट है और उससे आप कंसल्ट करके आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप तैयार करें। दूसरा है कि नोटिस रिसीव करने के बाद क्या करना है, तो इसका जवाब भी मैंने पहले ही सवाल के अंदर दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल आपको मैं बताता हूं। अब आपके पास एक तलाक का नोटिस है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस झूठे और सच्चे लिखे हो सकते हैं कि इन इन ग्राउंड्स की वजह से एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है और उसने आखिर में आपको एक तलाक दे दी है। फ्रेंड्स, अगर तलाक आपको दी जा चुकी है तो अब एक वाइफ को अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहती है, वो चाहती है कि ठीक है एक तलाक मेरे हस्बैंड ने लड़ाई झगड़े में भेज दी है, मुझसे नाराज होकर भेज दिया या झूठे ग्राउंड्स बनाकर भी भेज दिया है, तो उसे उस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। जो उसने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उन एलिगेशंस को आप अपने एडवोकेट के थ्रू या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू आप उनका पैरावाइज रिप्लाई करिए, उन सारे एलिगेशंस को आप डिनाई करिए और जो आपके अपने डिफेंस में सबमिशंस हैं और जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको उसमें जरूर लिखिए। और लास्ट में अपने हस्बैंड से आपको नोटिस के रिप्लाई में ये प्रेयर जरूर करनी है कि आई एम रेडी टू सेटल दिस मैटर आउट ऑफ द कोर्ट। हम दोनों रेडी हैं, तो हम इसको मीडिएशन सेंटर के अंदर आउट ऑफ द कोर्ट भी इस मैटर को सेटल कर सकते हैं। आपको मीडिएशन सेंटर हर स्टेट के अंदर मिल जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के बहुत सारे समझौता केंद्र हैं जहां पर आप छोटे मोटे वाद विवाद जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, उन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को रेफर करवाकर और हस्बैंड वाइफ को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वहां पर मिलता है जहां पर बहुत सीनियर और बहुत लर्नेड मीडिएटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के मैटर्स को सुलझाने के लिए स्पेशली उनका एक्सपर्टीज होता है और वो दोनों की बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ का खुद का कोई डिस्प्यूट नहीं होता बल्कि दोनों के घर वालों के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं जो नाक की लड़ाई बनने के बाद हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन किसी कपल के बीच में है तो आपके लिए मीडिएशन सेंटर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप अपने हस्बैंड को वहां पर इन्वाइट करिए और वहां पर एक एमिकेबल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बातचीत का ऑप्शन खोलिए ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर तलाक का नोटिस रिसीव कर लिया है तो क्या तलाक हो गई नहीं हो गई? देखिए, अगर मुस्लिम लॉ को सही तरह से आप समझते हैं और मुस्लिम लॉ क्योंकि कोडिफाइड नहीं है, उसके अंदर धाराएं और सेक्शंस नहीं होती हैं, तो आप ये याद रखिए कि मुस्लिम लॉ की डॉक्ट्रीन के हिसाब से
एक हस्बैंड के पास ये अधिकार है कि वो आपको 3 बार में तलाक दे सकता है। अगर हस्बैंड ने 1 तलाक आपको दे दी है तो आपके ऊपर 1 तलाक पड़ चुकी है, लेकिन आपका अभी निकाह, आपकी शादी खत्म नहीं हुई है। इस बीच में जब तक आपका इद्दत का पीरियड चल रहा है, आपका ये राइट है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कभी भी रिकंसिलिएशन कर सकती हैं, समझौते की बातचीत कर सकती हैं, उसके साथ रहने की पेशकश कर सकती हैं। और अगर आपकी मैरिज किसी डेड एंड पर पहुंच गई है, तो फिर आप अपनी तरफ से भी आप लीगल एक्शंस ले सकती हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ के अगेंस्ट क्या-क्या लीगल एक्शन ले सकती है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ सबसे पहले डिमांड ऑफ डॉरी का केस कर सकती है। डिमांड ऑफ डॉरी का केस करने के लिए आप पुलिस स्टेशन में या सीएडब्ल्यू सेल में या महिला थाना के अंदर आप रिटर्न में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर इतने कॉम्पिटेंट हैं, नहीं तो एक एडवोकेट के थ्रू आप कंप्लेंट को ड्राफ्ट करवाइए और सीएडब्ल्यू सेल में आप फाइल करवाइए, जिसके ऊपर बाद में 498 ए और 406 और दूसरे एलिगेशंस के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और हस्बैंड के ऊपर मुकदमा चलता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हस्बैंड और उसके इन-लॉज के ऊपर भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, जो कि जिला अदालत के अंदर चलता है। तीसरा, उसके ऊपर आप मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड ने आपको तलाक का नोटिस दिया है, तो आप प्राइमा फेसाई ये 3 केस कर सकते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिटल लाइफ को रीस्टोर करना चाहते हैं, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का भी आप उसको नोटिस दे सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड ने आपको तलाक का नोटिस दिया है, तो आप उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का नोटिस दीजिए और उसमें अपने हस्बैंड को ऑफर करिए कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और जो आपने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं इनको मैं डिनाई करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो एलिगेशन है, जो हमारे पास्ट में हमारे साथ इंसिडेंसेस हुए हैं, मैं उसको फॉरगो करने के लिए तैयार हूँ, उनको भूलने के लिए तैयार हूँ। जो गलतियां हुई हैं उन्हें भुलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जब आप नोटिस देते हैं, तो बहुत मर्तबा मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ का घर बस जाता है। मेरे व्यूवर ने मुझसे एक सवाल ये पूछा है कि अगर लड़की भी वापस नहीं जाना चाहती है, मैरिज एक डेड एंड पर पहुंच गई है, तो अब क्या किया जाए। फ्रेंड देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, लड़की अपने घर पर है, लड़का अपने घर पर है, लड़के ने यानी कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक का नोटिस दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो मैंने इसका भी रिप्लाई आपको किया है कि आप अब लीगल रेमेडीज ये हैं कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर 3 केस, डिमांड ऑफ डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस का फाइल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जब आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करें, तो एक ऐसे एडवोकेट को आप ढूंढिए जो आपके मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करे। आपके मैटर को 5 से 10 साल कोर्ट में लड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि कोर्ट के अंदर आपके मैटर को काउंसलिंग सेशंस में काउंसलर्स के पास पहुंचवाकर किसी तरह से सेटल कराने की कोशिश करे। मीडिएशन की पॉसिबिलिटीज को वो एक्सप्लोर करे, समझौता केंद्र के अंदर ले जाकर आप दोनों की बातचीत कराए। और अगर कोई भी एक ऐसी समझौता तैयार होता है जिसमें कुछ ले देकर बात खत्म हो रही है, सपोज शादी का जो खर्चा आपका हुआ था, जो आपके गहने, आभूषण, ज्वेलरी हस्बैंड के पास थी, उन सबको अगर आपको वापस मिल रही है और एक ठीक-ठाक रकम आपको मिल रही है, तो मेरी एडवाइस ये होती है कि बहुत ज़्यादा वक़्त खराब ना करके आप अपने मैटर को एमिकेबली सेटल करें, डिवोर्स लें और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप डिवोर्स के नोटिस को रिसीव करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके बावजूद भी एक लास्ट चीज़ जो अभी रह गई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर फँस जाते, अब आपके पास एडवाइस देने के लिए वो लोग होते हैं जिन्हें ना तो प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ना वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपका सबसे पहला काम है कि आप एक ऐसे एडवोकेट से कांटेक्ट करिए जिसने फैमिली मैटर्स को डील करने का जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, और उससे अपने तमाम पहलुओं पर गौर करें। जो मैंने भी आपको बातें बताई हैं, उन क्वेश्चंस को अपने एडवोकेट से आप पूछिए। मैं अपने इस मैटर को जल्द से जल्द निपटाकर आने वाली लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने केस को चलाइए, ना कि एडवोकेट की कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने केस को चलाएं। आपके पास जिंदगी में 5 से 10 साल नहीं होते हैं, 1-2 साल के अंदर केसेस को निपटाकर लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, ये वो कुछ सवाल थे जो मेरे फीमेल व्यूवर्स ने मुझसे पूछे, जिनका मैंने इसमें रिप्लाई किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से नहीं कवर किया है, तो आप मुझे उसको इनबॉक्स में पूछिए। मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक